नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। यूपी के दिल में क्या है, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लखनऊ से शुरू हुआ हमारा ये सफर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, यूपी वालों के मुद्दे सामने आते जा रहे हैं। हमारा ये सफर आज पहुंचा है ताज नगरी आगरा। आइए देखते हैं कि आगरा के दिल में क्या है। जेवर में बन सकता है एयरपोर्ट, तो आगरा में क्यों नहीं बन सकता? कूड़ा सर मैनेज नहीं हो पा रहा है। लोग कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है वो कहता है कि यहाँ पर संसाधन कम है। आगरा के अंदर पानी का टैंक आज तक नहीं बन पाया। पानी जैसे मुद्दे पर सरकारें अंधी हैं। आए दिन बलात्कार, आए दिन लूट, आए दिन जब भी अखबार उठाते हैं, जब भी न्यूज़ चैनल देखते हैं, जब भी चाहे आपका चैनल आज तक देखते हो, चाहे अखबार उठाते हो, आए दिन उत्तर प्रदेश में कभी किसी व्यापारी के यहाँ लूट होती है, कभी दिन दहाड़े हत्याएं की जाती है। यमुना नदी, उसके किनारे दर किनारे जिस तरीके से लोग जुटे रहते हैं, चाहे वो कपड़े साफ करने वाले हों, भैंसों के तबेले के तौर पर मौजूद हों, या कुछ भी कहिए, आगरा पहुंचकर ही आप महसूस कर सकते हैं कि यमुना एक कारखाने में बदल जाती है। आगरा पहुंचकर ही आप महसूस कर सकते हैं आगरा में ताजमहल रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। और आगरा पहुंचकर ही आप महसूस कर सकते हैं कि यहाँ राजनीति हिचकोले खाती है। जी, एक वक्त कांग्रेस का वर्चस्व, अब बीजेपी का वर्चस्व, लेकिन विधानसभाओं में सब कुछ छिटका हुआ। लोगों के जहन में कौन से सवाल, आइए जरा इसे भी टटोल लें। इतने बड़ी तादाद में लोग यमुना किनारे सफाई कर रहे हैं कपड़े की, तो यमुना को लेकर कोई चिंता नहीं है? नहीं, हमारा प्रशासन है वो सोया रहता है, इन लोगों पे कोई ध्यान ही नहीं देता। गंदगी होती रहती है आए दिन। देखिए ये यमुना का क्या हाल हो गया है, यहाँ पे पूरा नाले इसमें गिर रहे हैं सीधे के सीधे, कोई उसका कोई वो नहीं है। पानी के लिए जनता परेशान है। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से यमुना किनारे कपड़ों को रंगा जाता है, वहां पर कपड़े सुखाए जाते हैं, और इस तरीके के छोटे छोटे टीले इतने बड़ी तादाद में यहाँ पर इस बात की हकीकत बयां करते हैं कि दरअसल आगरा को लेकर फिक्र किसी को नहीं। और शायद वजह भी यही है कि एक वक्त नज़ीर अकबराबादी ये कहने से नहीं चूकते कि दरअसल इस शहर में हर शख्स परेशान है, इस शहर में निबाह करना मुश्किल है, इस शहर में शायद जी जाएं तो यही बहुत है, और शायद इस शहर में मौत भी ना मिले तो यह भी बहुत है। दिल्ली और लखनऊ में सब कह रहा है कि गंगा साफ करेंगे, और ये है यमुना। पहले विकास करो नालों का, ये प्रदूषण फैला रहा है। नाले नाले सब आ रहे हैं। देखो दो भी तो, एक तो साफ, एक तो बोल पानी करता है। नालों को साफ करो पहले, जब भी तो विकास होगा। सरकार सीख ना दे कि गंगा यमुना को साफ करना है, बल्कि वाकई खुद पहले साफ करे, उसके बाद किनारे से हम भी हट जाएंगे। लेकिन एक दूसरी स्थिति आप देख रहे हैं किस तरीके से यमुना पार की जाती है और कितना गहरा पानी है। ऊंट भी और ऊंट का वाहक भी दोनों चल पड़े यमुना पार करने के लिए। ये अद्भुत दृश्य है जिसमें यमुना इतनी गहरी नहीं कि कोई डूब सके, पानी है नहीं, नाले में तब्दील हो चली है यमुना। लेकिन बावजूद इसके पहचान यही कि ये दरअसल आगरा है, ताजमहल का शहर, और उस शहर किनारे या उसके पीछे तरफ यमुना बहती है जो खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। और यमुना यानी ताजमहल के पीछे खड़े होकर देख लीजिए जहां हम खड़े हैं, क्या हालात है, क्या आलम है। यमुना की दुर्दशा ऐसी है क्यों? यमुना की दुर्दशा के पीछे 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। हाँ। सबसे बड़ा कारण है कि शासन द्वारा जो नीतियां बनाई गई हैं, हाँ। वो उनमें बहुत सारी कमियां हैं। हाँ। दूसरा सबसे बड़ा कारण है प्रशासन उन नीतियों को ठीक ढंग से बिल्कुल क्रियान्वित नहीं कर रहा है। हाँ।
जो यहाँ पर STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए गए हैं, उनका पुनर्निरीक्षण बहुत आवश्यक है। उनकी जो क्षमता है वो या तो कमज़ोर है, जिनके कारण जो नाले हैं वो सीधे सीधे बिना किसी ट्रीटमेंट के आप देखेंगे दर्जनों नाले उससे भी कहीं अधिक सीधे सीधे यमुना में गिर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या यमुना की जो आ रही है वो ये है कि पानी अगर बरसात का आता भी है तो इसका जो रिचार्ज सिस्टम है वो पॉलीथीन, चमड़े की कतरन, इस प्रकार के जो बहुत सारे जो अपशिष्ट हैं उससे इतना अधिक प्रभावित हुआ है कि 5-5, 6-6 मीटर तक एक पक्की ठोस लेयर बन गई है। उसके कारण जो पानी आता भी है बरसात का तो वो उसका रिचार्ज नहीं होता। टॉरेंट पावर, हरीश जी, ये जहन में आपके क्यों आ रहा है कि ये इस चुनाव में भी ये इशू होना चाहिए? ये सभासद से लेके और केंद्रीय चुनाव तक, लोकसभा तक हर जगह मुद्दा है। क्योंकि भारत सरकार ने आगरा के ऊपर ये बोझ लादा है और राज्य सरकारें आगरा के नागरिकों को और निवासियों को उनका इस अत्याचार दमन को झेल रही है। राज्य सत्ता जो है, जो सरकार है, वह उस करप्शन में हिस्सेदार बन गई है जिसके जरिए जनता को लूटा जाता है। हाँ, दोनों राज्य और केंद्र सरकारें दोनों हिस्सेदार हैं और उनके साथ उनकी सारी पार्टियों के नेता जिम्मेदार हैं। आज किसी भी गरीब के घर में टोरंट छापा मारती है और 1 लाख रुपए बिजली चोरी का आरोप लगाती है और 15,000 रुपए लेकर उसका सेटलमेंट कर देती है। हालत ये है कि बिजली के जिस TTZ एक्ट के तहत 24 घंटे बिजली होनी चाहिए, 19 से 20 घंटे टोरंट आगरा को बिजली देती है। 5 घंटे की बिजली कटौती का मतलब है कि एवरेज में 20% बिजली उपभोक्ता को कम मिल रही है। उसके बाद 25% बिजली का शुल्क वो मीटर में लेते हैं और 25% से ज़्यादा बिजली चोरी में वसूलते हैं। और बिजली चोरी के जो वो दावे करते हैं उसमें उनकी जो चोरी का राजस्व है वो खुद खाते हैं, जबकि यूपी पावर एक्ट के तहत वो चोरी राज्य सरकार के राजकोष में जमा होती है। जो अर्थदंड है वो टोरंट खा रही है। ये तब है जब आगरा से एक मंत्री हैं भारत सरकार में, शिक्षा मंत्री, वो ना टोरंट को संभाल पा रहे हैं ना यूनिवर्सिटी को संभाल पा रहे हैं। हारून मोहसिन साहब, आप कह रहे हैं वैट को रिफंड इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाए। लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सामने यह कोई एजेंडा हो सकता है? देखिए, आगरा एक्सपोर्ट का बड़ा हब है, जूते का 3,000 करोड़ का लगभग एक्सपोर्ट है और मैं समझता हूँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की नज़र इस सब नहीं गई कि इसको अगर डेवलप करें तो जिस उद्योग में आज 5 लाख आदमी आगरा से ही जुड़ा हुआ है उसको बहुत बढ़ाया जा सकता है। उस उद्योग की अगर समस्याओं को समझा जाए, कोई भी शहर डेवलप करता है तो बिज़नेस डेवलप करेगा, नेचुरल है ये। वो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है बिजनेसमैन के लिए कि शहर का डेवलपमेंट होना, बिज़नेस अपने आप बढ़ेगा। एक्सपोर्ट में रिफंड वैट का जो मिलता है 30 दिन के अंदर मिलना चाहिए, लेकिन सालों साल का रिफंड पेंडिंग पड़ा हुआ है। एक्सपोर्टर ब्याज पे बैंक से पैसा लेके काम कर रहा है, उसका जो हक है वो डिपार्टमेंट के पास रुका हुआ है। स्टेट के पास पॉलिसी नहीं है कि सेंटर की पॉलिसी गड़बड़? नहीं, ये स्टेट की है ये तो, और एक्ट बड़ा साफ कहता है कि ये 30 दिन के अंदर रिफंड आपको मिलना चाहिए डिपार्टमेंट से वंस यू अप्लाई फॉर इट, लेकिन वो 30 दिन के बजाय उसको सालों साल लग रहे हैं। तो ऐसे में एक निर्यातक जो है वो फंडिंग कहाँ से करेगा? नहीं, हम ये समझ पा रहे हैं इंडस्ट्री का मसला चूंकि आप लोगों ने उठाया है, इसमें एक जहन में बात आ रही है कि एक्चुअली जो चुनाव होते हैं और वोट होते हैं उसमें उन मुद्दों पर चली जाती है पॉलिटिकल पार्टी जो वोट बैंक के तौर पर उनके सामने रहता है। तो चाहे आप इंडस्ट्री का मुद्दा उठा रहे हो, पानी का, बिजली का, या वैट का मुद्दा उठा रहे हो, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज इस दिशा में मोटिवेट होंगी? वो कैसे मानेंगे? देखिए, सेंसिटिव होना पड़ेगा, किसी को उद्योग के बारे में सोचना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में सोचना पड़ेगा, रोजगार के बारे में सोचना पड़ेगा। और बुनियादी बात यह है कि अगर आप इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे तो अल्टीमेटली जो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है वो आपके प्रदेश के लिए आ रहा है, जो जॉब क्रिएट हो रहे हैं वो आपके प्रदेश के लिए क्रिएट हो रहे हैं। इसलिए उद्योग को साथ में लेकर चढ़ना पड़ेगा और सेंसिटिव होना पड़ेगा उद्योग की वजह से। एक्चुअली में जो परफेक्ट सोल्यूशंस हैं वो लेके सामने आना पड़ेंगे, सिर्फ बातें नहीं करना पड़ेंगे बल्कि सोल्यूशंस लाना पड़ेंगे सामने। रेवेन्यू गवर्नमेंट से बहुत बढ़ रही है इसमें। नहीं, बात बताइए, कभी इंडस्ट्रियल इश्यूज पे कभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने बातचीत भी की? हमने सब कई लोगों से बात की, मंत्री भी आए। आपने बात की, उनकी तरफ से कभी बात? तरफ से कोई भी इस तरह का हमें सहयोग नहीं मिला। लग
लग रहा है कि आपको कि इस चुनाव में ये मुद्दा होगा? सबसे बड़ा मुद्दा अगर इस उत्तर प्रदेश में कोई होगा तो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था होगा। सबसे बड़ा मुद्दा, पूरा उत्तर प्रदेश इस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग इस मुद्दे पर वोट देंगे। जो अच्छी कानून व्यवस्था देगा, मैं आपके माध्यम से सब लोगों से कहना चाहता हूँ, जो अच्छी कानून व्यवस्था दे सके वोट उसको देना चाहिए। जब जिंदे रहेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे, तभी विकास हमें मिल पाएगा, तभी कुछ और मिल पाएगा। घर में अगर मान लो बेरोजगारी को दूर भी कर दें, लोग पैसा कमाने लग जाए तो लुटेरे आएंगे, लूट ले जाएंगे। हम इस शहर में घुसे और हमको पता चल गया, वजह क्या है? पूरा भूगर्भ जो है पूरी तरीके से प्रदूषित है। आगरा के अंदर 350, 400, 450 तक पानी का लेवल चला गया है। और अगर लेवल नीचे चला जाए इतनी बड़ी बात नहीं है, नीचे शुद्ध पानी निकले। ऐसा पानी निकल रहा है कि अगर 10 दिन 15 दिन लगातार उसको बिना ट्रीटमेंट के अगर पी लिया जाए तो आदमी जिंदा रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नहीं तो इस पीने के पानी तक पे किसी का ध्यान क्यों नहीं है? यही तो मुद्दा है कि पीने का पानी, बिजली, पानी और घर, ये मेन समस्या होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं। पानी जैसे मुद्दे पर सरकारें अंधी हैं। ये बात आती है कि साहब रिचार्ज सिस्टम की बात करते हैं, कहीं पर भी प्रशासन मुस्तैद नहीं दिखता। सरकार ने कहा है कि रात भर मॉल भी खुले रहेंगे और होटल भी खुले रहेंगे देश भर में, और आप कह रहे हैं कि पर्यटन के लिए रात्रि विश्राम, क्या कमी है? आगरा में ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है, सभी मॉन्यूमेंट रात्रि में बंद हो जाते हैं। रात्रि में यहाँ पर कोई पार्क नहीं है, कोई कल्चरल प्रोग्राम नहीं होता, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, लाइट एंड साउंड प्रोग्राम नहीं है जिससे कि पर्यटक आगरा में रुके। उसका परिणाम ये है, सब होटल खाली हैं। होटल कितने खुले रहे, माल खुले रहे, पर्यटक रुकेगा ही नहीं आगरा में, तो यहाँ व्यापार चलेगा नहीं। आगरा की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर डिपेंड है, बहुत बुरा हाल है। आगरा के होटल वाले ऐसी स्थिति रही, अति शीघ्र यहाँ से पलायन कर जाएंगे। ताजमहल की टिकट जब मोदी जी नवंबर 2013 में यहाँ भाषण देने आए तो उन्होंने ये सब समस्याएं उनके नोटिस में थी, उन्होंने उन सब का उल्लेख किया। ताजमहल की टिकट उसके बावजूद मंत्री आए और मान के गए कि वो ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो टिकट ज़्यादा है, उसके बावजूद फिर बढ़ा दी गई। इतना पैसा लिया जा रहा है, उसके बदले में उनको दे के आ रहे हैं। आगरा की पहचान एक जूते के बनाने के उद्योग के तौर पर भी है, लेकिन आपने लिखा है कि अब ये इसका अंत निकट आ रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ आए और आपने हमारी समस्याओं के उजागर करने का एक बीड़ा उठाया। जहाँ तक शू इंडस्ट्री का सवाल है, यहाँ की इंडस्ट्री प्रदेश सरकार, देश सरकार की उदासीनता से खत्म हो रही है। यहाँ का मजदूर आत्महत्या करने को मजबूर हो चुका है। वजह क्या है? वजह सरकार की उदासीनता। यहाँ पर हमने लेबोरेटरी की मांग की, हमें लेबोरेटरी नहीं मिली। हमने कहा कि साहब आपने पॉल्यूशन की वजह से हमारी यहाँ से टैनरीज हटवा दी हैं, हमारे को इस तरीके की उपलब्धता हो कि हमारे को लेदर आसानी से मिल सके, कच्चा माल मिल सके। कच्चा माल की हमारे को उपलब्धता नहीं मिल पाती है, हम जूता बनाए कैसे और बेचे कैसे? मुश्किल सबसे बड़ी ये है कि हम शहर दर शहर इस तरीके का ब्लैक बोर्ड तो लगा रहे हैं और शहर दर शहर इस तरह लोग भी अपनी समस्याओं को लिख रहे हैं। जाहिर है जो लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है, सत्ता को भी दिया जाएगा, तमाम राजनीतिक दलों को भी दिया जाएगा। लेकिन इस दौर में लग ऐसा रहा है, जब हम लिखते हैं कि यूपी के दिल में क्या है, तो लगता है पूरा सिस्टम फ्रॉड है। इस स्थिति में है, करप्शन है, विजन नहीं है, आगे जाना कैसा इसको लेके कोई रास्ता नहीं है, सिवाय इसके वोट बैंक बन जाए और चुनाव लड़ लिया जाए। लेकिन शहर दर शहर फिर भी यूपी के दिल में क्या है, हम आगरा में हैं, हम यहां से सीधे चलेंगे फतेहपुर सीकरी। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार का प्लेटफॉर्म तैयार है। कैबिनेट में 9 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर ये कैबिनेट विस्तार काफी अहम माना जा रहा है। मोदी सरकार के नए कैबिनेट विस्तार का द्वार खुल गया है। संभावितों के नाम सामने हैं और उनके नाम भी सामने हैं जो मौजूदा मंत्रिमंडल से विदाई पा सकते हैं। 5 जुलाई यानी मंगलवार को 11 बजे राष्ट्रपति भवन में ये मंत्री शपथ लेंगे। सत्ता में आने के बाद एकाध फेरबदल के सिवा इस स्तर पर कभी कोई मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। मंत्रिमंडल में जिन 9 लोगों को शामिल किया जाना है, उनके नाम लगभग तय हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल को सरकार में शामिल किया जाना तय है। पुरुषोत्तम रूपाला को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है।
गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष रहे रूपाला कुशवाहा समुदाय से हैं। रामदास अठावले यूं तो महाराष्ट्र से हैं, लेकिन दलित चेहरा होने के नाते उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण साधने में वो मायने रख सकते हैं। अजय टमटा को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। टमटा उत्तराखंड से सांसद हैं। उनके अलावा कृष्णा राज शाहजहांपुर से बीजेपी की सांसद हैं, उन्हें भी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। और दार्जिलिंग से सांसद SS अहलूवालिया भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के ही चंदौली से सांसद महेंद्र नाथ पांडे को मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने की संभावना है। 2013 में श्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार जीतने वाले अर्जुन राम मेघवाल मंत्री बनाए जा सकते हैं। और राजस्थान से 2014 में रिकॉर्ड मार्जिन से चुनाव जीतने वाले PP चौधरी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। और जिन मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है उनमें रामशंकर कठेरिया और निहाल चंद के नाम सामने आ रहे हैं। इन दोनों को वापस संगठन में भेजा जा सकता है। क्यों हटाया जा रहा है? क्या परफॉर्मेंस वजह है या यूपी इलेक्शन वजह है कि यूपी में ज़्यादा आपको टाइम लिया जाएगा आपसे और वहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाएगा? देखिए, हम मानते हैं कि जो संगठन डिसीजन करता है वो संगठन के हित में करता है। व्यक्ति के हित में हो या न हो, लेकिन संगठन के हित में होता है। और संगठन के हित में सबका हित होता है, देश का भी हित होता है, सबके हित में। मैं मानता हूँ कि नेतृत्व जो भी करेगा या संगठन में भेजे या और कोई जिम्मेदारी दे, मैं समझता हूँ कि उसमें ही संगठन का हित है और संगठन के हित में ही मैं समझता हूँ कि हम सबका हित है। इनके अलावा ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पदोन्नति दी जा सकती है। माना जा रहा है कि इन दोनों मंत्रियों ने अपने काम से नरेंद्र मोदी का दिल जीता है। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से पहले इस काम को अंजाम दिया जाएगा। कैबिनेट में फेरबदल का ये फैसला नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली की RSS नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया। हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। आगरा से सटे फतेहपुर सीकरी के वोटरों के दिल में क्या है, कल हम आपको बताएंगे फतेहपुर सीकरी के लोगों की बात। हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।